हाँ भाई, चलो भाई स्टार्ट करें अपन आज का लेक्चर, है ना। तो बेटा मैं आपका आरजी सर, आज अपन पढ़ेंगे बेटा, आज का टॉपिक है आपका लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। जेनेटिक्स का आज हम कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं बेटा? जेनेटिक्स का आज हम उठा रहे हैं लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। सर क्या होते हैं ये लॉस, क्यों होते हैं, कैसा होता है, ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना कि मेंडल साहब ने क्या करी थी। मेंडल साहब ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। हमने ये देखा, क्या देखा कि मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब ने पी प्लांट के ऊपर, किसके ऊपर बेटा? पी प्लांट, मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। वो भी कितने ईयर्स करा था? 7 ईयर्स करा था। क्यों करा था? वेस्ट ऑफ टाइम करने के लिए? नहीं भाई। हंसी मजाक करने के लिए? नहीं भाई। मेंडल साहब ने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट 7 साल इसलिए करा था क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक थी और कुछ लॉज दिए जिन्हें हमने बोला लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। 7 साल में उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो भी आपको आते हैं। जैसे हमने मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट करके पिछली 2 वीडियोस में पढ़ा बेटा। क्या थे वो थे बेटा आपके कौन कौन से? एक था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक था आपका बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा था आपका कौन सा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या क्या था बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना भाई। तो ये तरीके के एक्सपेरिमेंट जो थे वो आपने देखे थे। बहुत बढ़िया था, एकदम जोरदार। अब हुआ क्या बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करके मेंडल साहब ने नियम दिए। क्या दिए बेटा? मेंडल साहब ने नियम दिए जिन्हें आपने बोला लॉ। और ये किसके लॉ थे? इट इज़ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, ओके सर, समझ आया। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब सर ये है कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे के ऊपर काम किया था 7 साल, और उस पौधे के ऊपर 7 साल काम करा था। उन्होंने काम क्या करा था? उन्होंने क्रॉसेस करे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट में क्रॉस करे थे, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसेस करे थे, कुछ मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये क्रॉस करके उन्होंने लॉज जनरेट करे थे। और इन्हीं लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इन्हीं लॉ को आज अपन को पढ़ना है, एकदम जोरदार। चलो भाई चमका, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये टर्म पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें इनहेरिटेंस का मतलब क्या है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इनहेरिटेंस का मतलब पता हो। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा, इनहेरिटेंस इट इज द मीन ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या बोला बेटा? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसे आपने क्या बोला बेटा? इसी को आपने बोला इनहेरिटेंस। सर समझ आया? एकदम जोरदार समझ आया। क्या बोला भाई कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जीन्स जा रहे होते हैं, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? इसी को आप बोलते हो इनहेरिटेंस, है ना बेटा? जी सर, समझ गए। मतलब जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई जीन्स जा रहे होते हैं तो उसके जब जो ट्रांसमिशन होता है, उस ट्रांसमिशन के टाइम पे कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं, कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं। हम वही लॉ को इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, और उन्हीं लॉ को मेंडल साहब ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से निकाला था, जिसको अपन को देखना है। क्या समझ आया सर? ये समझ आया सॉरी कि जब कोई भी जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो क्या होता है बेटा, उसमें उसके जाने में, उसके ट्रांसमिशन के दौरान पे कुछ लॉज लगते हैं, कुछ नियम फॉलो होते हैं, है ना। हर चीज़ के कुछ कायदे कानून होते हैं ना, हर प्रोसेस के। तो वो लॉज जो हैं वो मेंडल साहब ने दिए थे, जो कि उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके जनरेट किए थे। सर वो लॉज कौन कौन से थे और कितने थे? टोटल जो थे मेंडल साहब ने कितने लॉज दिए थे बेटा? मेंडल साहब ने जनरेट करे थे 3 लॉज। कितने लॉज जनरेट करे थे बेटा? 3 लॉज जनरेट करे थे। कौन कौन से थे सर वो? लॉ नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था बेटा? लॉ नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना बेटा। उसके बाद लॉ नंबर 2 क्या था बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसके बाद आपका तीसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एकदम जोरदार सर, समझ गए। 3 लॉ निकाले मेंडल साहब ने। तीनों लॉ कैसे? 3 लॉ दिए थे, और हम ये तीनों लॉ पढ़ लेंगे। इन तीनों लॉ को बोलते हैं लॉज ऑफ
इनहेरिटेंस मतलब जब कोई भी जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाएगा तो कुछ 3 लॉ फॉलो होते हैं, जो कि एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वही हम आज के इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक एक करके तीनों लॉज को डील करेंगे और आपका यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा फिनिश। ठीक है भाई, स्टार्ट करें? ओके भाई, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलो तो अपन देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या, सबसे पहले अपन देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लिखेंगे बेटा? अपन देख लेते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या देखेंगे भाई? ध्यान से देख लो। अपन देखेंगे लॉज नहीं भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, वैसे आपको ये लॉ आता है ना, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो भाई, क्या है समझो भाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है समझो। बोलते हैं मेंडल साहब, इस लॉ के लिए सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि जो जीन्स होते हैं, है ना, वो अपेयर इन पेयर। क्या बोलते हैं? जीन अपेयर इन पेयर्स, है ना। क्या बोलते हैं? पेयर्स, हमेशा पेयर में आएंगे। या फिर जिसको आप अलील्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलील्स बोला जाते हैं। हमेशा काय में मिलेंगे आपको? पेयर में ही मिलेंगे। सर ये क्यों बोला? समझो, ये पहली बात तो समझो। 3 लॉ थे, 3 लॉ में से आपके कैसे निकाले थे? तीनों लॉ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस करके इन्होंने ये आपके नियम निकाले थे। तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 2 नियम आए थे, जो हमारे पहले 2 थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों कहाँ से आए थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लिए गए थे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस से लिया गया है ना बेटा। वेरी सॉरी बच्चा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ से लिया गया है? सबसे पहला पॉइंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लिया गया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लिया गया है, मतलब वहीं से इन्होंने, मेंडल साहब ने ये लॉ वहीं से उसी क्रॉस को करते समय डिराइव करा। ठीक है, क्या बोला? बोले अल्जीन अपेयर इन पेयर्स, या फिर अलीफ भी बोला इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया ना बेटा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है आपने और ये लिखा हुआ है, एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया, दोनों पेरेंट ने क्या करा? इधर से एक गैमेट ये आया, इधर से एक गैमेट ये आया। अब देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहली स्टेप की बात कर रहे हैं बच्चे। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सबसे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। हम सबसे पहले पेरेंट जब भी लिखते हैं तो हम पेरेंट कैसे लिखते हैं बेटा? पेयर्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? पेयर्स में लिख रहे थे। मैंने आपसे बोला था बेटा पेयर में ही क्यों लिखते हैं। मैंने आपको एक रीज़न भी दिया था बेटा कि हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम 23 पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23 पेयर, 23 जोड़े। एक बार आपको देख लो, जैसे मान लो ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4 एंड सो ऑन, है ना। जैसे 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर। ऐसे करके हमारे पास एक क्रोमोसोम 2 जोड़ी हैं। एक जोड़ी क्रोमोसोम 1 नंबर के हैं, एक जोड़ी क्रोमोसोम 2 नंबर के हैं, एक जोड़ी क्रोमोसोम 3 नंबर के हैं, एक जोड़ी क्रोमोसोम 4 नंबर के हैं। हमारे पास सारे क्रोमोसोम कैसे हैं बेटा? सारे क्रोमोसोम्स हमारे पास पेयर में है। क्यों है सर पेयर में? समझो, क्योंकि हमारे पास एक क्रोमोसोम आया, ये 1 वाला क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा? ये आया होगा मेल से, दैट इज नोन एज फादर्स। एक आया होगा कहाँ से? मदर से। और ये दोनों पेरेंट से ही आपका एक ऑफस्प्रिंग बनता है। एक मेल और एक फीमेल से आपका ऑफस्प्रिंग बनना है ना, तो एक मदर ने दिया और एक फादर ने दिया होता है। तो इसलिए हमारे पास हर चीज़ कैसी होती है? पेयर में होती है। तो बोलते हैं हमेशा यहाँ पर, अब जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूँ। किसकी बात करूँ? ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। इस क्रोमोसोम पे कहीं पर मानो फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये भी आपका फर्स्ट क्रोमोसोम है। ये आपके फादर साहब का फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया, ये मदर साहब का फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मानो 1 नंबर क्रोमोसोम पे इधर पे कहीं फीचर है काय का? हाइट का। इधर पे कहीं काय का फीचर है बेटा? कैरेक्टर कौन सा है? हाइट कैरेक्टर का यहाँ पर कहीं पे फीचर है। तो यहाँ पर भी हाइट का ही फीचर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि क्रोमोसोम दोनों नंबर के हैं। क्योंकि ह्यूमन के सारे ह्यूमन के क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सब क्रोमोसोम पे सारे कैरेक्टर्स का नंबरिंग तो सेम ही होगी, ट्रेट से डिफरेंट हो सकते हैं ना, ट्रेट वेरी कर जाएंगे। हाँ, तो अब देखो ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है बेटा कि आपका ये वाला जो हाइट है इसका ट्रेट कैसा हो? टॉल हो। और इसका ट्रेट कैसा हो बेटा? इसका ट्रेट ड्वार्फ हो। ये हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ हाइट का है तो यहाँ पर कुछ और है, क्योंकि हमने दोनों क्रोमोसोम नंबर कैसे लिए हैं? सेम लिए हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमारे पास क्या है? 2 कैरेक्टर हमारे पास हाइट के लिए, दो हमारे पास ये क्रोमोसोम है। अब 2 क्रोमोसोम है हर चीज़ के, अब हमारे पास कैरेक्टर भी 2 हो गए,
है ना। सेम कैरेक्टर हमारे पास दो गए, अब ये जो ट्रेट होंगे ये भी तो दो ही होंगे बेटा। हाँ, ये हो सकता है वो ट्रेट सेम हो सकता है वो ट्रेट डिफरेंट भी हो, बट डिपेंड करेगा हमारा कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो, क्योंकि एक जोड़ी कैरेक्टर है, क्रोमोसोम भी एक जोड़ी क्रोमोसोम है। क्योंकि देखो जोड़ी कब बोलते हैं हम, पेयर कब बोलते हैं जनरली, जब वो दोनों चीज़ें कैसे हो, सेम हो। हमारे सॉक्स का पेयर कैसा होता है, सेम होता है। ग्लव्स का पेयर क्या होता है, सेम होता है। हमने इसे पेयर बोला, पेयर मतलब हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर है, मतलब हमारे पास दोनों क्रोमोसोम सेम नंबर के होंगे, ये पेयर है। हमने कहा हमारे पास कैरेक्टर्स का पेयर है, मतलब दोनों तरफ सेम कैरेक्टर है। अच्छा, ट्रेड्स ट्रेड्स हो सकता है सेम हो या ना हो, पर हमारे पास ये कैरेक्टर हमेशा कहते होंगे, जीन हमेशा पेयर में होंगे। समझ आया। पहली लाइन क्या थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोलते हैं जो कैरेक्टर थे वो हमेशा पेयर में होंगे। क्यों होंगे, समझ आया, बिल्कुल आया सर समझ में। अगली लाइन जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं जो पेयर है, ये जो पेयर है, अब जैसे कि मैं आपको इसी एग्जांपल से वापस से समझाता हूँ बेटा। ये जो आपका माना, ये क्रोमोसोम आया, एक क्रोमोसोम ये आया, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1। यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर, यहाँ पर भी हाइट का कैरेक्टर, ये आपका हाइट का कैरेक्टर, यहाँ पर भी बेटा काय का कैरेक्टर, हाइट का ही कैरेक्टर है। अब बेटा समझना जरा ध्यान से कि मान लो बेटा, मान लो ये वाला कैरेक्टर कैसा है, इस वाले का कैरेक्टर कैसा है, टॉल है, और इस वाले कैसा है बेटा, ड्वार्फ है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ का फीचर है हाइट में, और यहाँ पर हाइट में टॉल का फीचर है। अब समझो क्या यहाँ पर दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे, नहीं, ये तो बीच का हो जाएगा ना। मान लो टॉल भी आ गया, डॉर्फ भी आ गया, तो बीच का हो जाएगा, ये तो कुछ अलग स्टेट ही हो जाएगी। पर हमेशा हमने क्या देखा गया, हमने ये देखा गया, हमने नहीं देखा सॉरी, मेंडल साहब ने देखा, मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी मिक्सिंग देखी ही नहीं। उन्होंने हर बार क्या देखा, या तो सिर्फ टॉल दिख रहा था उन्हें, या तो सिर्फ ड्वार्फ दिख रहा था उन्हें। जब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ को मिक्स करवाया, जब उन्होंने पूरे एक प्योर टॉल लिया और प्योर ड्वार्फ लिया और दोनों को मिक्स कराया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा बेटा कि उन्हें या तो सिर्फ टॉल मिले या तो सिर्फ ड्वार्फ मिले। उन्हें कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं मिली जो कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में हो। इसका मतलब उन्हें एक चीज़ समझ आ गई कि इनमें मिक्सिंग तो नहीं होगी। अगर मिक्सिंग होती तो क्या होता, बीच का आता, बड़ा और छोटा मिलकर मीडियम बन जाता, पर मिक्सिंग यहाँ पर हुई नहीं। उन्हें या तो बड़े मिले या तो छोटे मिले। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैरेक्टर एक जोड़ी तो होते हैं, हमारे पास ट्रेट भी है, पर वो ट्रेट में से एक ही क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। कोई भी एक ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस करेगा और दिखा जाएगा। एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं, फिनोटाइपिक। तो एक ही ट्रेट होगा जिसका फिनोटाइप हमें दिखेगा, फिनोटाइप होगा, बाकी दूसरा फिनोटाइप नहीं होगा। और हमें क्यों होगा ऐसा बेटा, इसका इसलिए ऐसा होगा क्योंकि बेटा दोनों एक्सप्रेस नहीं होते। मेंडल साहब ने मटर के पौधे के जब प्योर टॉल का प्योर डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया था बेटा, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें सारे टॉल मिले। तो उन्हें यहाँ से ये समझ आया कि भैया जब हमने दोनों ऐसे लोगों को क्रॉस कराया तो उन्हें क्या मिला। अब देखो ये दोनों के मिलने के बाद तो ये आएगा, पर उन्हें मिला क्या, सिर्फ ये मिला। इसका मतलब उन्होंने कहा भले ही आते दो हैं पेयर में, पर एक्सप्रेस उनमें से कोई एक ही होता है। तो इन्होंने बोला जीन अपेयर इन पेयर, है ना, आउट ऑफ दैट पेयर ओनली वन ट्रेट एक्सप्रेसेस। क्या बोला, सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, एक ही ट्रेट दिखेगा और दूसरा वाला ट्रेट नहीं दिखेगा। ओनली वन ट्रेट एक्सप्रेसेस विच विल बी कॉल्ड एस, मतलब जो एक्सप्रेस करेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा, डोमिनेंट ट्रेट। देखो नाम में आ रही वजनदारी, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, डोमिनेंट भाई, वजनदार इंसान। मतलब इसको थोड़ा सा समझने की भाषा में ऐसे समझो भाई कि मान लो क्या हुआ, आपके एक सर इधर से टॉल आया, इधर से ड्वार्फ आया, ठीक है। टॉल ने कहा चलो मैं एक्सप्रेस करके आता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा के आता हूँ। इनने ड्वार्फ ने कहा ठीक है भाई चले जाओ। तो टॉल भाई गए, बोले हाइट बढ़ा के गए, धूम हाइट बढ़ा दी भाई, आ गए। अब ड्वार्फ ने कहा चलो मैं, टॉल आ गए वापस। अब ड्वार्फ ने बोला चलो मैं आता हूँ हाइट घटा के। तो टॉल ने बोला क्यों, बोले अरे सर आपको मैंने जाने दिया, आप भी मुझे जाने दो। टॉल बोल रहा है नहीं जाने देंगे। तो डॉर्फ बोला अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने आपको जाने दिया, आप भी मुझे जाने दो। टॉल बोल रहा है क्यों जाने दें। अरे डॉर्फ फिर लड़ने लगा, भाई सर मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो टॉल ने बोला नहीं जाने दे रहे। डॉर्फ ने बोला सर मैं तो जाऊँगा। टॉल ने फिर बोला नहीं जाने दे रहे। डॉर्फ ने बोला सर मैं तो जाऊँगा। अब टॉल ने बोला नहीं जाने दे रहा है, बताओ क्या कर लोगे। डॉर्फ चुप, बोले सर कुछ नहीं, आप जो बोलोगे। क्यों, क्योंकि डॉर्फ को पता है भाई अपन पिट जाएंगे भाई, इसलिए डॉर्फ हो गए चुपचाप और डॉर्फ एक्सप्रेस नहीं करे। क्यों, क्योंकि टॉल जो था वो उस पर क्या पड़ गया, टॉल वाला उस पर डोमिनेंट बढ़ गया, इसलिए उसका नाम क्या है, डोमिनेंट रेट। मतलब ऐसा कुल मिला के सिस्टम है, अगर दो बंदे हैं भाई, दो में से एक बंदे की चलेगी, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है भाई, ठीक है भाई। कॉम्प्रोमाइज़
यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर लड़ाई होगी तो भाई एक जीतेगा और एक हारेगा, सिंपल सा सिद्धांत है भाई। समझ आया कि नहीं आया? एकदम जोरदार सर, चमक गया। ठीक है भाई, अब डोमिनेंट ट्रेट आया एंड द ट्रेट। ठीक है, और इसके आगे इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ठीक है। जो एक्सप्रेस करेगा बेटा ट्रेट, उसे क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट। एंड क्या बोलेंगे? एंड द ट्रेट, एंड द ट्रेट विच डज नॉट एक्सप्रेसेस बेटा, विच डज नॉट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस नहीं करा बेटा उसे क्या बोलेंगे? व्हेन एंड विच डज नॉट एक्सप्रेसेस विल बी कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा? रिसेसिव। इसको अच्छे से ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ा हाईलाइट होगा भाई। क्या लिखेंगे? रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे भाई। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट। बेटा नाम है, देखो बायोलॉजी पकड़ने का आसान तरीका पहले से बोलवा रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। अगर बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत करना है, सब ऐसे छू के देखना है, बायोलॉजी फील करना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल सी। नाम शब्द पकड़ो, आंसर खुद मिलेगा। नाम पे लिखा है डोमिनेंट, इधर नाम पे लिखा है रिसेसिव, अलग से समझने की नहीं। लॉ के नाम पे क्या लिखा है? डोमिनेंस। वजनदारी की बातचीत होना है, जब नाम पे लिखा तो वजनदारी की बातचीत तो होगी ना भाई। ठीक है, समझ आया? और एग्जाम्पल चाहो तो एक नीचे इसमें एक और ऐसे कर, लॉ में एक और एग्जाम्पल करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? कि भैया डोमिनेंट ट्रेड का एग्जाम्पल ले लो। जैसे पहले तो लिख दो तुम पेयर का कोई एग्जाम्पल, पेयर का एग्जाम्पल ले लिया हमने ये। ठीक है, ये तुमने एग्जाम्पल ले लिया पेयर का। ठीक है, अब तुमने पेयर ऑफ जीन्स का एग्जांपल ले लिया। कोई भी कैरेक्टर के लिए फॉर कैरेक्टर हाइट कैरेक्टर के लिए तुमने क्या करा? एक जोड़ी का एग्जांपल में लिख दे सकते हैं ऐसे। ये हमने पेयर ले ली तो पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोलोगे? दिस बिग वालन टी, दिस इज नो, इट विल बी डोमिनेंट ट्रेट। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखोगे, सीधे बड़ा टी लिख के क्या लिख दो उसके सामने? डोमिनेंट ट्रेट। क्या लिखोगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। और एक लिख दोगे क्या? स्मॉल वाला, है ना। इसके सामने क्या लिख दोगे बेटा? रिसेसिव ट्रेट। अब फिनोटाइप लिख देना नीचे। क्या लिख देना? फिनोटाइप। क्या लिखोगे नीचे? फिनोटाइप। पेड़ कैसा दिखेगा भाई? पेड़ में जब ये आएगा तो क्या दिखेगा? पेड़ दिखेगा टॉल। ठीक, बिकॉज क्या लिखोगे? बिकॉज किस पे? बिकॉज डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेसेस। ठीक है भाई, तो समझ आया? क्या समझ आया सर? एक बार फटाफट बोल दो बेटा कि ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ से आया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आया। अभी अपन ने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपने क्या बोले? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आया सर। ओके, क्या बोलता है ये लॉ? ये बोलता है बेटा कि जो आपके जीन से वो हमेशा कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं। क्यों आते हैं पेयर में? एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। कैरेक्टर भी कैसा होता है? पेयर में होता है। और उसमें जो ट्रेट हैं वो पेयर में होते हैं, पर वो पेयर हमेशा सेम हो या ना हो, ये डिपेंड करता है। सेम हो हमेशा ज़रूरी नहीं है, पर कैरेक्टर हमेशा सेम होगा, है ना। दोनों तरफ हाइट का ही फीचर लगा होगा, वो भी सेम पोजीशन पे लगा होगा, सेम लोकस पे लगा होगा। क्योंकि ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अलील का डेफिनेशन ही क्या है बेटा? जब सेम लोकस पे, क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर जब दो कैरेक्टर लगे होते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं? एक कैरेक्टर लगा होता है कि तो दोनों तरफ क्रोमोसोम के सेम लोकस पे अगर एक ही कैरेक्टर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं ना बेटा। हाँ बिल्कुल सही। अब उसके बाद क्या बोला आपने? क्रोमोसोम के हमेशा आपको क्या में मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे, या फिर अलील्स आपको पेयर में मिलेंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हो, जीन अपियर इन पेयर्स या फिर अलील्स अपियर इन पेयर्स। ठीक है बेटा। सॉरी, आप बोलते हैं आउट ऑफ दैट पेयर ओनली, उस जोड़े में से कोई एक एक्सप्रेस करेगा उसको अपन डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे। उस जोड़े में से एक एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। एग्जांपल में लिख दिया, बोले देखो जब दो बड़ा टी छोटा टी दो दिख रहा है, बोले ये एक जोड़ा हो गया, देखो जोड़े में आया, बोले जोड़े में आया, बड़ा टी एक्सप्रेस करे डोमिनेंट ट्रेट, छोटा टी रिसेसिव ट्रेट, बड़ा फिनोटाइप कहता था टॉल, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ऐसे करके बेटा यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि ये हो गया आपका पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तो मैं आपको अगला लॉ समझाता हूँ फटाफट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, ले लिया? चलो भाई एकदम जोरदार। अब अपन देखते हैं बेटा क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या देखेंगे बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है समझो। ये लो भाई, सेग्रीगेशन कहाँ से लिया सर? ये बताओ सबसे पहले तो। ये लो कहाँ से लिया बेटा? ये लो है जो आपका, ये आपका मोनो
हाइब्रिड क्रॉस से ही लिया गया है। किससे लिया गया है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही लिया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सर ये भी वहीं से लिया है? जी बिल्कुल बेटा, ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही लिया गया है। क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? समझो बेटा, क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो समझो बेटा। एक सेकेंड, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा इतनी सी बातचीत करता है कि सॉरी, सबसे पहले तो नाम में ही लिखा है सेग्रीगेट होना। सेग्रीगेट होने का मतलब क्या है? अलग अलग होना, है ना। सेग्रीगेट होने का मतलब क्या है? अलग अलग होना, है ना भाई। जुदाई की बात हो रही है भाई, रिलेट नहीं करने लगना, समझो भाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना। अब भाई क्या बोलना चाह रहे हैं? समझो, ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया तो आपने क्या लिखा? ऐसे लिखा, एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट ऐसे लिखा। फिर जब पेरेंट लिखते थे तो नेक्स्ट स्टेप क्या थी? सर नेक्स्ट स्टेप थी हमारी गैमेट फॉर्मेशन। क्या थी? गैमेट फॉर्मेशन। हाँ सर, गैमेट फॉर्मेशन थी। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती थी? सर गैमेट फॉर्मेशन ऐसे होती थी कि ये आपका इन दोनों में से कोई एक नीचे जाता था। हाँ बेटा, जब इनमें से एक नीचे जाएगा तो कैसे आएगा? ये दोनों अलग अलग होंगे तभी तो एक नीचे जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा अपन डेप्थ में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इससे समझाऊंगा, टीटी से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। जैसे कि मान लो हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 1। क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 से ही अपन लेते हैं। ये है क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1। ये वाला आपका कहाँ से आया? फादर साहब से आया। ये वाला आपको कहाँ से आया? मदर से आया। अब बेटा क्या है? यहाँ पर भी हाइट का फीचर है, यहाँ पर भी आपका हाइट का फीचर लगा हुआ है। यहाँ पर आपका टॉल का है, यहाँ पर आपका डॉर्फ का है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो बेटा, अब ये है ऐसे करके आपके टोटल कितने पेयर होंगे? क्रोमोसोम होंगे टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। एक दो ही हो गए, बाकी आपके 44 और होंगे, या फिर आपके 22 पेयर और होंगे। इनमें एक पेयर मैंने बताया। तो इस पेयर में ऐसे क्या होगा? क्या पूरा 1 क्रोमोसोम चला जाएगा? क्या ये वाला 1 क्रोमोसोम, ये वाला 1 क्रोमोसोम दोनों जाएगा? नहीं, हमें कितने भेजना है? सिर्फ 23 भेजना है। कितने भेजते हैं हम? गैमेट में कितने होते हैं? गैमेट हैप्लॉइड होता है ना। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? कि नॉर्मल के कंपेयर, मतलब हमारी बॉडी डिप्लॉइड है और वो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? कि डिप्लॉइड डिवाइड बाय 2, डिप्लॉइड के आधे भेजना है यहाँ पर, डिप्लॉइड के आधे। तो ये 46 से आधे कितना है? 23, मतलब हर जोड़े में से एक को जाना है। अब हर जोड़े में से एक को जाना है तो इस जोड़े में से कोई एक जाएगा। इस जोड़े में से क्या होगा? मान लो ये फादर साहब वाला गया, ये फादर साहब वाला काय में चला गया? बबलू में, ठीक है। अब फादर साहब वाला ये काय में आ गया? बबलू में आ गया। तो कैसे आया? ये दोनों पहले अलग अलग हुए और इनके अलग अलग होने के बाद एक सिलेक्ट आउट हुआ और वो गैमेट में चला गया। तो इस प्रोसेस को, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भाई ये, क्या कि जब जो आपका जोड़ा है अलील का, ये अलील्स जो है वो सेग्रीगेट करेंगे। अलील्स क्या होंगे? सेपरेट, सेग्रीगेट करेंगे और फिर वो गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनमें से कोई एक कहाँ में चला जाएगा? गैमेट में चला जाएगा, उसकी कॉपी बन के गैमेट में जाएगा। बेटा ऐसा नहीं कि बोले सर पेरेंट्स में इसकी कॉइन में से कोई एक सिलेक्ट आउट होगा, उसकी कॉपी बनेगी और फिर वो एक चला जाएगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार ऐसे भी और समझ लो। बेटा समझ लो क्या है, ये रामलाल है ना बेटा। ये रामलाल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 का, ये रामलाल के पापा से आया, ये रामलाल की मम्मी से आया। अब रामलाल के पापा के पास भी एक नंबर क्रोमोसोम आया, रामलाल की मम्मी के पास से भी एक नंबर क्रोमोसोम आया। ये कौन है? सर ये है आपका बबलू। रामलाल को बबलू में कोई एक क्रोमोसोम भेजना है, इन दोनों में से कोई एक को ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसे 1 नंबर क्रोमोसोम कितने भेजना है? एक। ऐसे करके हर जोड़े में से एक भेजना है। तो रामलाल इनमें से जिसको भी भेजेगा, ऐसा नहीं जिसको, इसकी जो मान लो रामलाल ने ये सिलेक्ट करा तो रामलाल क्या करेगा? इसकी एक कॉपी बनाएगा, इसकी एक कॉपी बनाएगा और कॉपी बना के यहाँ पर भिजवा देगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि हमें जो पेयर है, ये जो हमारा जोड़ा है, जैसे हम अलील बोलते हैं, अलील क्या होते हैं? दो क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर का होना, उसी को क्या बोलते हैं? अलील। दो क्रोमोसोम है, सेम पोजीशन है, देखो दोनों की सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर है, हाइट इधर पे भी हाइट, इधर पे भी हाइट, ट्रेट हो सकते हैं अलग भी नहीं है, सेम कैरेक्टर के होने को क्या बोलते हैं? अलील। तो ये दोनों अलील हैं। अब ये दोनों अलील में से कोई एक अलील को जाना है तो कैसे होगा? ये दोनों सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग होंगे। ये दोनों अलग अलग होंगे, इनमें से कोई एक जाएगा, उसी को अपन बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा मैं बहुत बेसिक लैंग्वेजेस बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे ये बड़ा टी दो हैं, अब इनमें से क्या होता है? कोई एक नीचे जाता है, तो इन दोनों अलग होने के बाद एक नीचे जाता है, इसी को बोलते हैं अपन सेग्रीगेट होना, अलग अलग होना। ये इतना सा लॉ था सर, बस इतना है? हाँ बिल्कुल इतना था। ये बेटा समझो क्या है। देखो अब क्या लिखेंगे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सिंपल से लिखोगे, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू
दिस लॉ, है ना, अलीव्स, है ना, अलीव्स सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होंगे, अलीव्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली अ सिंगल, है ना, एंड ओनली अ सिंगल कैरेक्टर इज पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर जाएगा, दोनों कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे, कोई भी एक कैरेक्टर जाएगा, अच्छा सॉरी एक कैरेक्टर नहीं, सिंगल ट्रेड बोलेंगे, कोई भी एक ट्रेड जाएगा, दोनों ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड विल बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलीज अलग अलग होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है, इसको गैमेट को ब्लू से लिख लो भाई चाहो तो बाकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलील जब अलग अलग होते हैं उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की भैया जब भी गैमेट बनेगा तो क्या होगा भाई, अलील सेपरेट होंगे। दिस इज द ओनली रीज़न। गैमेट कैसे होते हैं बेटा, गैमेट होते हैं आपके हैप्लॉइड, कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। और आपकी ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, गैमेट के अलावा बॉडी की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन सेल्स की बात करूँ, ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो कैसी होती है बेटा, डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है भाई, इसको अपन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा, आई होप लिख लिया। अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बेटा आपका जो नेक्स्ट आता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बेटा लोगों को लगता है यही सबसे मुश्किल लॉ है, अपन इसको बिल्कुल लड्डू बना देंगे भाई, आ जाओ। चलो, क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, समझो बेटा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबसे पहले तो लिया कहाँ से गया, ये लिया गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस से, है ना। ये लोग कहाँ से आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया। समझो क्या होता है, नाम पकड़ो आंसर खुद मिलेगा, क्योंकि बायोलॉजी से मोहब्बत करने का आसान तरीका बोलो क्या है बेटा, बोले नाम पकड़ो आंसर खुद मिलेगा। समझो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, असॉर्टमेंट का मतलब आपको क्या है, असॉर्ट होना मतलब अलग अलग होके एक्सप्रेस होना, मतलब इंडिपेंडेंटली से अलग अलग हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई मान लो कोई भी दो चीज़ें हैं हमारे पास, कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर वो दो चीज़ें इंडिपेंडेंटली मतलब अपने ही उस पर, मतलब बिना किसी के ऊपर दूसरे के निर्भर हुए, आप सिर्फ अपने आप के बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए अपने बेसिस के ऊपर अलग हो गए, है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर क्या मतलब है, बोले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था, हम एक कैरेक्टर लेते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और एक कैरेक्टर के साथ हम क्या करते थे, एक कैरेक्टर के साथ पूरा काम करते थे। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, दो कैरेक्टर थे। कितने कैरेक्टर थे, दो थे। एक तो आपका सीड शेप का कैरेक्टर था, सीड शेप के दो कैरेक्टर थे, कौन कौन थे, सीड शेप था राउंड और रिंकल्ड, और आपका सीड कलर था। सीड कलर कौन कौन सा था बेटा, आपका येलो और ग्रीन, में पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब अपन ने क्या देखा, अब समझो उनका कहना क्या था, पहले ये समझो। इनका कहना ये था मेंडल साहब का कि भैया ये आपका क्रोमोसोम है, मानो कोई पी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है कोई सा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर सीड शेप का जीन लगा हुआ है, किसका लगा है, सीड शेप का जीन लगा हुआ है। यहाँ पर भी काय का लगा हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम क्रोमोसोम है, इसलिए क्या होगा, सीड शेप का जीन लगा है। मानो यहाँ पर लगा है सीड कलर, क्या लगा है, सीड कलर, और यहाँ पर भी क्या लगा है, सीड कलर, सीड कलर। ठीक है, आप समझना मेरी बात, क्या बोलना चाह रहे थे। इन्होंने बोला कि मान लो अब यहाँ सीड कलर कौन सा है, ये भी लिख लो, यहाँ येलो, यहाँ ग्रीन, यहाँ पर सीड शेप राउंड, यहाँ पर सीड शेप रिंकल्ड। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, अब देखो इस क्रोमोसोम को देख के क्या लग रहा है कि जहाँ जहाँ राउंड जाएगा वहीं वहीं कौन जाएगा, येलो भी जाएगा, और इसी को देख के क्या लग रहा है, जहाँ जहाँ रिंकल जाएगा वहीं वहीं ग्रीन भी जाएगा। मतलब अगर मैंने कहीं राउंड लिख दिया किसी क्रोमोसोम पे, अगर मतलब इस क्रोमोसोम पे राउंड है, तो जब क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम पे राउंड है तो जहाँ पर ये क्रोमोसोम जाएगा उस पर येलो भी आना चाहिए। मतलब राउंड हमेशा किसके साथ आएगा, येलो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, और रिंकल्ड हमेशा किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। बट हमने क्या देखा बेटा, जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करा तो हमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी मिली, राउंड ग्रीन भी मिला, है ना बेटा, और हमें क्या मिला, रिंकल्ड
येलो भी मिला। अब इसका मतलब क्या है समझो, अगर ये ऐसे हैं, अगर ये ऐसे अरेंज होते हैं बेटा, राउंड ग्रीन है तो ये तो गलत हो गया ना। राउंड जब ग्रीन है तो राउंड के साथ येलो नहीं है। राउंड के साथ अगर हमने ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखा, इसका मतलब एक तरफ ये है एक तरफ ये है, मतलब आधा क्रोमोसोम ये वाला है आधा क्रोमोसोम ये वाला है। तो इन्होंने बोला इसका मतलब ऐसा है बेटा कि हर कैरेक्टर जो है, क्या बोला, क्योंकि क्या देखो, क्योंकि ये कौन सा कैरेक्टर है, सीड कलर का कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, सीड शेप का है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब सीड शेप राउंड हो तो सीड कलर भी येलो हो, नहीं। बोलते हैं हाँ ये ज़रूरी है कि सीड शेप के सामने यहाँ सीड शेप है, ये सब इनका कहना ये है कि सीड शेप ज़रूरी नहीं है कि सीड कलर सीड शेप के हिसाब से ही काम करे। मतलब अगर एक तरफ राउंड है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरफ येलो ही हो, भले ही सेम क्रोमोसोम पे हो, ये मैटर नहीं करता। उन्होंने कहा भले ही क्रोमोसोम कैसा हो सेम हो, पर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये राउंड इस ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बना ले कि ऐसे क्रोमोसोम कटे और इससे जुड़ जाए, है ना, और ये रिंकल जो है वो इस येलो से कॉम्बिनेशन बना ले। इसकी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर निर्भर नहीं करता। सीड शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीड कलर कैसा है, सीड शेप सीड कलर को कंट्रोल नहीं कर सकता। राउंड के पास ये कंट्रोल है कि रिंकल्ड को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, पर राउंड के पास ये कंट्रोल नहीं है कि उसे येलो के साथ ही चिपकना है कि ग्रीन के साथ चिपकना है। वो दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, दोनों के साथ मिलकर एक्सप्रेस कर सकता है। तो बेटा इन्होंने बोला कि हर एक कैरेक्टर, चाहे वो सीड शेप हो चाहे वो सीड कलर हो, दोनों कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, दोनों कैरेक्टर किसी पे निर्भर नहीं है। सीड शेप भी, अब सीड शेप चाहे तो जिसके साथ जिस सीड कलर के साथ चाहे उस सीड कलर के साथ कंबाइन कर सकता है, और सीड कलर चाहे तो जिस सीड शेप चाहे उस सीड शेप के साथ कंबाइन कर सकता है। आइदर वो सेम क्रोमोसोम पर हो या आइदर अलग क्रोमोसोम पर हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऐसा आपको किसने बोला था, मेंडल साहब ने बोला था कि हर एक कैरेक्टर कैसा है, ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट इज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर कैरेक्टर, है ना, ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। आपको ये समझ आया होगा ना बेटा। चलो इसको मैं इसकी फटाफट आपकी वो लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं, मेंडल सेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, है ना, ईच कैरेक्टर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट, है ना, असॉर्ट अलग होने के लिए हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है ना। नो एनी कैरेक्टर डिपेंड ऑन अदर, है ना, टू एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे को डिपेंड नहीं होता है। तो हर कैरेक्टर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल्स विच प्रूफ दैट कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। कौन से कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, कैरेक्टर कौन प्रूव करता है, ये राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। जबकि ये लोग आपके कैसे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, उसके बाद भी ये साथ हैं, क्योंकि कैरेक्टर क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कैरेक्टर जो है वो अलग है या सेम है। ठीक है बेटा, आपको ये समझ आया, आई होप समझ आया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा हो गया। अब फटाफट एक बार मैं आपको एक लाइन में फटाफट आपको तीनों लॉ बता देता हूँ। तीनों लॉ क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट देख लो। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिख लेते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फटाफट आपको रिकैप दे देता हूँ पूरे का। क्या बोला, सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, LOD लिख देते हैं भाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस बस इतना बोलता है कि हमेशा जो जीन आएंगे वो काय में आएंगे, अलीफ काय में आएंगे, बोले अलीफ इन पेयर। अलीफ काय में आएंगे बेटा, बोले अलीफ हमेशा पेयर्स में आएंगे, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या बोलता है, वन एक्सप्रेसेस, एक एक्सप्रेस करेगा, है ना, जो एक्सप्रेस करेगा उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट, है ना। अनदर डज नॉट एक्सप्रेसेस, उसे क्या बोलेंगे अपन, रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, एकदम जोरदार। अब यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि भैया जो अलीव्स होते हैं,
अलील्स जो होते हैं सेग्रीगेट करते हैं, क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलील्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग कौन हो रहे हैं, वैसे एक्चुअल में देखा है तो ट्रेड्स अलग अलग हो रहे हैं। ये भी ट्रेड के बेसिस पे था और ये भी ट्रेड के बेसिस पर, ये दोनों पे, इन दोनों में अगर तुम नोटिस करो तो किसकी बात हुई, ट्रेड की बात हुई, कैरेक्टर की बात ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टर दोनों केसेस में क्या था, एक ही था, है ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलग अलग कौन हो रहा है, ट्रेड अलग अलग हो रहे हैं दो, है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी एक ट्रेड एक्सप्रेस कर रहा है, एक ट्रेड एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर तो इसका ये एक ही है, यहाँ पर भी कैरेक्टर एक है। आप डोमिनेंट ट्रेड यहाँ पे हाइट है, यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड का कैरेक्टर क्या है, हाइट। रिसेसिव ट्रेड का भी कैरेक्टर क्या है, हाइट, है ना। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन टाइम जो अलग अलग हो रहा है, दोनों अलग अलग वाले क्या, उनका कैरेक्टर क्या है, हाइट। बट अलील्स क्या है, यहाँ पे एक का टॉल है अलील, एक का टॉल है, एक का ड्वार्फ है। यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड टॉल है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड आपका ड्वार्फ है। तो ये आपकी ट्रेड की बात हो रही है। वहीं पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर किसकी बात होती है बेटा, यहाँ कैरेक्टर की बात होती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, बोले हर कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है। ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल किसने दिया आपको, राउंड ग्रीन ने दिया और दूसरा रिंकल्ड येलो ने दिया। और ये किसके ऊपर था बेटा, ये वाला आपका कैरेक्टर के ऊपर था। ये दोनों आपके किसके, कहाँ से लिए, ये दोनों आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लिए गए। ये दोनों आपको ये वाला सिंगल वाला किससे लेके गया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से लेके गया। इन लॉस के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, है ना, जो अपन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अच्छा बेटा, एक और बात मैं आपको बता दूं, एक ये वाला वीडियो, इससे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस का वीडियो और उससे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वीडियो, तीनों वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तीनों वीडियो क्लास 10th भी देख सकती है एंड 12th भी देख सकती है। मैं बेसिक्स से, आप कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप इसे देख सकते हो। अब इनके जो एक्सेप्शंस हैं वो ज़रूर सिर्फ क्लास 12th के में है और क्लास 10th में नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बेटा एक बार जोरदार तरीके से, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो, ठीक है, सब शेयर करो, कमेंट करो, जो सब कुछ होता है सब कुछ जो कर सको सब कुछ कर दो भाई, ठीक है। पर आग लगा दो भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाओ, स्प्रेड करो, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचना चाहिए। मुद्दा इतना सा है, ठीक है भाई। ओके भाई, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो भाई भागो।